जय हिंद दोस्तों, नो वाइजली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुर्तगाल देश के झंडे के बारे में। जी हाँ, पुर्तगाल वही देश है जहाँ से महान फुटबॉलर रोनाल्डो आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पुर्तगाल देश का झंडा जो लाल और हरे रंगों से मिलकर बना है। मैं आपको बताऊंगा ये पीले रंग की आकृति क्या है और इन 7 किलों और 5 सील्स का क्या मतलब है, और हम जानेंगे पुर्तगाल के भूगोल और इतिहास के बारे में। दोस्तों, मेन टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पुर्तगाल देश की स्थिति क्या है। तो ये है एशिया और ये है यूरोप। यहाँ हमारा भारत स्थित है। और अगर जो मैं भारत के हेड से सीधी रेखा पश्चिम की ओर खींचता हूँ तो मुझे पुर्तगाल की टेल मिल जाती है। पुर्तगाल देश यूरोप के अंतर्गत आता है और आइबेरियन पेनिनसुला का हिस्सा है। आइबेरियन पेनिनसुला या आइबेरियन प्रायद्वीप को रोमन्स हिस्पैनिया के नाम से जानते थे, जबकि अरब अल अंदलुस या अंदलुसिया के नाम से जानते थे। प्रायद्वीप उस हिस्से को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ से मेनलैंड से जुड़ा होता है। आइबेरियन प्रायद्वीप के अंतर्गत 4 देश आते हैं: पुर्तगाल, स्पेन, अंडोरा और जिब्राल्टर, जो मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। आइए अब जानते हैं पुर्तगाल के इतिहास के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाइजेंटाइन एम्पायर जो 395 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक था। ये मैप जस्टिनियन द ग्रेट के टाइम का है, 555 एडी। यह एम्पायर क्रिश्चियन यानी ईसाई एम्पायर था। दोस्तों, यह एक बहुत विशाल एम्पायर था। इस एम्पायर के अंतर्गत 3 महाद्वीपों के कोस्टल एरियाज आते थे और इसमें दक्षिणी यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कोस्टल रीजन थे। इस साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटाइनोपल थी, जिसे बाइजेंटियम के नाम से जाना जाता था, और कॉन्स्टेंटाइनोपल का ही नाम आज इस्तांबुल है। बाइजेंटाइन एम्पायर के बाद आता है ऑटोमन एम्पायर। ये एम्पायर 1299 से 1922 तक रहता है और ये एम्पायर जो है मुस्लिमों के अधीन रहता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सुलेमान द मैग्निफिसेंट या सुलेमान आलिशान के टाइम का मैप, 1566 एडी का मैप है ये। और इस मैप के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कोस्टल रीजन जो कि बाइजेंटाइन साम्राज्य के अधीन थे वो अब ऑटोमन एम्पायर के अधीन हो चुके हैं। इस साम्राज्य की राजधानी भी कॉन्स्टेंटाइनोपल ही थी। इससे ये पता चलता है कि लगभग 1500 साल तक ये शहर राजधानी बना रहा। पहले कॉन्स्टेंटाइनोपल बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी थी, फिर बाद में ऑटोमन एम्पायर की राजधानी बनी। ऑटोमन एम्पायर के आने से सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि ऑटोमन ने एक तरह से बफर स्टेट का काम किया और यूरोप पूरी तरह से एशिया से डिस्कनेक्ट हो गया। भूमध्य सागर के बहुत से पोर्ट्स पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था और इस स्थिति में अब यूरोपीय देशों को नए ट्रेडिंग रूट्स की ज़रूरत थी। यूरोप के बहुत से देश जैसे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड और ब्रिटेन नए व्यापार रास्तों की खोज में जुट गए और इसमें पुर्तगाल सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही एक ऐसा देश था यूरोप का जिसने समुद्री रास्तों के माध्यम से नए देशों और नए द्वीप समूहों को ढूंढना स्टार्ट किया। अगर जो मैं आपको करंट न्यूज़ बताऊं तो कुछ दिनों पहले हाजिया सोफिया नाम का स्मारक चर्चा में था जो कॉन्स्टेंटाइनोपल में है। यह स्मारक 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह स्मारक बाइजेंटाइन काल में चर्च था। जब ऑटोमन आते हैं तो इसे मस्जिद बना दिया जाता है, बाद में इसे संग्रहालय बनाया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इसे फिर से मस्जिद में बदल दिया है। दोस्तों, ये है हाजिया सोफिया स्मारक जो चर्च, मॉस्क और म्यूजियम तीनों रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्मारक है ये। इस स्मारक के पीछे बॉस्फोरस स्ट्रेट जो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। दोस्तों, यदि आप ऑटोमन एम्पायर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक टीवी सीरीज सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है दिरलिस एर्तुगाल। यह टर्किश टीवी सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और वहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमन इतिहास के बारे में। दोस्तों, पुर्तगाल से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे एज ऑफ डिस्कवरी के नाम से जाना जाता है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य जितनी भी खोजें शुरू हुई जिसमें नए देश और नए द्वीप समूह खोजे गए, उस टाइम पीरियड को हम एज ऑफ डिस्कवरी के नाम से जानते हैं। पुर्तगाल सभी यूरोपीय देशों में पहला ऐसा देश था जिसने इन यात्राओं की शुरुआत की और इसको स्पॉन्सर करने वाला था हेनरी द नेविगेटर, जो वहाँ के राजा जॉन फर्स्ट का पुत्र था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पुर्तगालियों ने कैसे मैडारा आइलैंड को 1418 में, अजोर्स को 1427 में, सेनेगल को 1440 में,
केप वर्डे को 1456 में ढूंढा और इससे आगे 1470 में साओ टोमे एंड प्रिंसिप को, अंगोला को 1484 में और केप ऑफ गुड होप को बार्टोलोमियो दियास ने 1488 में ढूंढा। तो ढूंढने का मतलब ये नहीं है कि इससे पहले ये देश वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसका मतलब ये है कि ये देश इससे पहले यूरोपियन से डिस्कनेक्टेड थे और यूरोपियंस को इन देशों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। केप ऑफ गुड होप को दियास ने केप ऑफ स्टॉर्म का नाम दिया, जिसे जॉन द्वितीय ने बदल कर केप ऑफ गुड होप कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि अब भारत से व्यापार के रास्ते खुल गए हैं और वह व्यापार को लेकर बेहद आसान्वित था। इससे आगे बढ़ते हैं। 1498 में पुर्तगाली मोजाम्बिक पहुंचते हैं। 1498 में ही पुर्तगाली भारत पहुंचते हैं। वास्को डी गामा पहली बार भारत आता है। ये देखिए वास्को डी गामा है, जिसने 1497 से लेकर 1499 तक अपनी यात्राएं जारी रखी। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्लोरर है पेड्रो अल्वारेस कैब्रॉल, जो ब्राज़ील की खोज करता है और ब्राज़ील से होते हुए भारत पहुंचता है। कैब्रॉल की यात्रा के दौरान 1500 में ही डिएगो डियास नाम का एक्सप्लोरर, जो कि कैब्रॉल का साथी रहता है, वह दूसरी तरफ चला जाता है और मेडागास्कर पहुंच जाता है। बाद में पुर्तगाली 1505 में श्रीलंका, 1558 में मालदीव, 1515 में ईस्ट तिमोर पहुंचते हैं और बाद में मकाऊ पहुंचते हैं। मकाऊ चीन का अधिकार क्षेत्र होता है, लेकिन 1557 से लेकर 1999 तक चीन ने पुर्तगाल को मकाऊ व्यापार करने के लिए लीज पे दे रखा होता है। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि समुद्री यात्राओं के माध्यम से पुर्तगाल के लिए नए ट्रेड रूट्स खुल गए थे और पुर्तगाल अब बाहरी दुनिया से कनेक्ट हो गया था। और इसका श्रेय जाता है हेनरी द नेविगेटर को, जिसने इन यात्राओं की शुरुआत की। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि मैकारोनीसिया क्या है। अजोर्स, मडाइरा, कैनारी और केप वर्डे आइलैंड को सामूहिक रूप से मैकारोनीसिया कहते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पुर्तगाल ने किस तरह से पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डाला। ब्राज़ील, अंगोला और मोजाम्बिक जैसे देश उसके उपनिवेश थे और आज भी ब्राज़ील, अंगोला, मोजाम्बिक और केप वर्डे जैसे देशों में पुर्तगाली भाषा ऑफिशियल भाषा के रूप में रखी गई है। दोस्तों, आइए अब आते हैं मेन टॉपिक पे और जानते हैं पुर्तगाल के झंडे के बारे में। तो ये है पुर्तगाल का झंडा। इस झंडे को बंडायरा दा स्क्वेनास यानी ग्रुप ऑफ 5 कहा जाता है। इसे बंडायरा वर्डे रुब्रा भी कहा जाता है। वर्डे का मतलब होता है ग्रीन और रुब्रा का मतलब होता है रेड। इसे 30 जून 1911 में अपनाया गया और ये हैं इनके डिजाइनर्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आइए जानते हैं कलर्स के बारे में। तो यहाँ पर मुख्यतः रेड और ग्रीन दो तरह के कलर्स का यूज किया गया है। ग्रीन पुर्तगाली लोगों के होप का प्रतीक है, जबकि रेड 1910 की क्रांति में शहीद हुए लोगों के खून का प्रतीक है। आइए जानते हैं इस पीली आकृति के बारे में। इस पीली आकृति को आर्मिलरी स्फीयर या आर्मिलरी ग्लोब भी कहा जाता है। इसका प्रयोग सबसे पहले जॉन 6 ने किया था। आर्मिलरी स्फीयर एक ऐसी संरचना होती है जिसके मध्य में सूरज या पृथ्वी को रखा जाता है और जिसके चारों ओर तारों और ग्रहों को दर्शाया जाता है। इस तरह के ग्लोब का उपयोग पुर्तगाली लोग अपनी यात्राओं के दौरान किया करते थे और इसलिए इस ग्लोब को पुर्तगाली झंडे पर दर्शाया गया है। यदि हम जॉन 6 के झंडे की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शील्ड और शील्ड के साथ ग्लोब को दर्शाया गया है। यहाँ पर शील्ड पुर्तगाल और अलगारो का प्रतीक है। अलगारो आज के पुर्तगाल के दक्षिणी हिस्से को कहते हैं, जबकि आर्मिलरी स्फीयर ब्राजील के लिए दर्शाया गया है, जो तब पुर्तगाल का उपनिवेश था। आइए जानते हैं शील्ड्स और डॉट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मिरेकल ऑफ ऑरिक की घटना, जो 1139 ईस्वी में घटती है। दोस्तों, अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में मूरिश राजाओं का शासन था, जो कि मुस्लिम थे और वह आइबेरियन प्रायद्वीप पर अटैक किया करते थे। अफोंसो फर्स्ट, जो कि पुर्तगाल का शासक होता है, वह मूरिश राजाओं से लड़ने के लिए तैयार होता है और उस घटना के दौरान उसे जीसस क्राइस्ट की छवि दिखती है और उससे यह सुनिश्चित होता है कि उसकी जीत पक्की हो गई। इस वजह से अफोंसो ने अपने फ्लैग में 5 डॉट्स को जगह दी, जो जीसस के 5 घावों का प्रतीक हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये 5 घाव हैं जीसस के। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पुर्तगाल देश के हिस्टोरिकल फ्लैग और यहाँ पर आप देखेंगे कि अफोंसो फर्स्ट ने सबसे पहले इन डॉट्स का यूज करना स्टार्ट किया था। इन डॉट्स को बेजेंट कहा जाता था। बेजेंट्स बाइजेंटाइन साम्राज्य में चलने वाले सिक्के को बोला जाता था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सिक्के बाइजेंटाइन एम्पायर के सिक्के हैं। दूसरी ओर ये आप ब्लू शील्ड देख रहे हैं। ये ब्लू शील्ड्स 5 मूरिश राजाओं को हराने का प्रतीक हैं, जिन्हें अफोंसो फर्स्ट ने हराया था। आइए जानते हैं 7 कैसल्स के बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1249 की घटना है और 1249 में अलगारो के युद्ध में अफोंसो थर्ड ने मूरिश राजाओं को हराया था।
कहा जाता है कि अफोंसो थर्ड ने उस दौरान 7 मोरिस राजाओं को हराया था और 7 किलों को जीता था, इसलिए इन 7 किलों को फ्लैग पे जगह दी गई है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप कर सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर। अगर जो आपको जानकारी अच्छी नहीं लगी तो आप कर सकते हैं कमेंट और दे सकते हैं अपने सुझाव। जय हिंद, जय भारत।